हाँ, तो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। 10th के बाद हम मिल रहे हैं आज। आई थिंक कितने महीने हो गए? 2-3 महीने हो गए क्या? 3 महीने हो गए। तो 3 महीने बाद वापस हम वही एनर्जी के साथ वापस शुरू कर रहे हैं। एक पड़ाव था जो हमने पार कर लिया है, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली जैसे भी पार किया हो, बट इट्स जस्ट लाइक एक माइलस्टोन था, वो हमने अचीव किया है। माइलस्टोन था लाइफ का, वो हमने अचीव किया है। भले ही कितने टाइम में, मतलब रेस होती है तो हम टाइम मेजर करते हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज मेजर करेंगे कि रिजल्ट हमारा जो भी आया हो, बहुत अच्छा, एवरेज, बहुत बुरा, वॉट एवर, हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली या ना अकॉर्डिंगली। बट जैसे मैंने बताया था, जितना भी हम 9th में 10th में जो वो हमारा क्या लिखा है, लेट्स गो बियॉन्ड द बुक्स लिखा है ना ट्यूशन क्लास के वो बोर्ड में, तो वो बियॉन्ड के बुक्स की जो बात थी वही याद रखनी है। हर बार ऐसा ही बताया जाएगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पर्टिकुलरली वो टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी। बट अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि 10th बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अब मैं वही बोलूँगा कि भाई 11th-12th इम्पोर्टेंट है। वैसे ही 11th-12th के बाद भी ये भी एक माइलस्टोन है, जो ट्रूथ है ये भी एक माइलस्टोन है। हम यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट ऑफ आवर पावर एंड हमारे जो हमारे नेचुरल फोर्सेस, गॉड को साथ लेकर हम वही चीज़ करने की ट्राई करेंगे कि हम अपना बेस्ट दे, और मोस्ट प्रोबेबली हमारा बेस्ट रिजल्ट भी हमें मिले। बट हमारे हाथ में है हमारा बेस्ट देना। वैसे ही 12th के बाद भी सपोज तुम कॉलेज जाओगे, कॉलेज के बाद कॉलेज भी करोगे, कॉलेज में कितनी सारी एग्जाम होगी, फिर जॉब स्टार्ट करोगे, जॉब में कितना कुछ होगा, उसके बाद सपोज मैरिज हुए तो मैरिज में भी रोज की एग्जाम होगी ओके, तो कितना कुछ होगा। और कभी भी मतलब इट्स नॉट द फुल स्टॉप, जब तक हम मर नहीं जाते ना तब तक फुल स्टॉप नहीं लगता। ये लाइफ है, रोज ही एग्जाम होगी, रोज प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जैसे हमारी ये एग्जाम में विदाउट प्रिपरेशन हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते, वैसे लाइफ की एग्जाम में भी विदाउट प्रिपरेशन हम कुछ करने गए तो अचानक से ऐसी सिचुएशंस होगी जिसमें लोग हिल जाते हैं और स्टेबल नहीं रह पाते। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, ना कोई भी सेंस में, ना नॉलेज से, ना कुछ ध्यान से, कंसंट्रेशन से, कहीं से भी हम प्रिपेयर्ड नहीं है, पावर से। सो प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो लाइक दैट हमारी लाइफ में भी जो है वो सब चलता रहेगा। हम ट्राई करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं, उसमें भी हम जितना रिलेट कर सके डे टू डे लाइफ में उतने हम रिलेट करेंगे, सो दैट तुम्हें इजीली याद भी रह जाए, अंडरस्टैंड भी करेंगे। एंड एक अच्छे स्टार्ट करते ही अभी, बट जस्ट स्टार्टिंग है हमारा, इतने टाइम के बाद मिलते हैं। सो एक अच्छी एनर्जी से, अच्छे गोल के साथ, जैसे मैंने 10th में बताया था, वैसे ही अब फिर से एक अच्छा, बहुत अच्छा, और जो 10th में हमारी एक्सपेक्टेशन जो रह गई है अचीव करनी, उसको भी ऐड कर दो गोल में। एंड 11th का भी वैसा गोल बनाओ और 12th का भी वैसा गोल बनाओ, 12th बोर्ड का भी वैसा गोल बनाओ। उसके बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, JEE है, नीट है, उसका भी ऐसा गोल बनाओ। हम डिटेल्ड में सब कुछ डिस्कस करते जाएंगे थ्रू आउट द ईयर, बट गोल अभी से बनाओ। और थोड़ा जैसे हम बात करते हैं, हायर गोल ही बनाना है। ओके, बहुत मतलब हायर गोल बनाओ, जैसे पहली बार तो देखने से लगे कि यार ये नहीं होगा, ऐसा लगना चाहिए, और फिर वो अचीव करना है। वो जो तुम्हें भी लग रहा है कि शायद तुमसे ये नहीं होगा, और तुम किसी और को बोलो तो वो भी बोलेंगे कि नहीं नहीं इतना तो इम्पॉसिबल है, वही करके दिखाना है। ओके, तो वो गोल बनाओ, गोल के ऊपर काम करना शुरू कर दो। तुमने जैसे मैंने 10th में बोला था कि इंटरव्यूज देखो, ये वो, वैसे भी 12th में भी वही है, 11th-12th में भी, कि यू कैन सी द इंटरव्यूज और रीड द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, कितनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स। अब तो ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा बेसिक कि
मुझे समझाना पड़े कि टाइम वेस्ट मत करो, ये फिजूल की एक्टिविटी है, यहाँ टाइम जाएगा, ये वो। हाँ, हमारा नेचर, हमारी अगर हैबिट बन चुकी है, वो गलत हैबिट बोलेंगे हम, अगर हैबिट बन चुकी है तो शायद वो अभी भी हो रही होगी, बट अभी तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, इतना टाइम एटलीस्ट 1.5 मंथ जैसा स्कूल में हो गया है, तो पता ही चल गया होगा कि हमारा जो 10th का सिलेबस है उससे कई 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 गुना ज़्यादा सिलेबस है 11th और 12th का। तो उसको हमें डिटेल्ड में डिस्कस करना है, मेहनत करनी है और इतना प्रिपेयर करना है, इतना प्रिपेयर करना है कि यू विल ऑलवेज फील लैक ऑफ टाइम। तुम्हें हमेशा ही ऐसा लगेगा कि कम टाइम नहीं आ रहा है, टाइम कम है। ओके, वैसा लगेगा क्योंकि उतनी प्रिपरेशन करनी होती है 11th में भी और 12th में भी। लोग 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स रेगुलर में पढ़ते हैं, एग्जाम है तब नहीं, रेगुलर में 8 to 10 आवर और से मिनिमम से मिनिमम 6 आवर्स की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। अगेन करनी ही चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं भी उसको सपोर्ट ही करता हूँ, बट फिर वो फ्रूटफुल होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे हैं 8 घंटे और पढ़ाई की है 3 घंटे, नॉट लाइक दैट। अच्छे से फ्रूटफुल तुम 6 घंटे भी पढ़ो, ओके, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, 6.5 करो, 7 करो, 7.5 करो, बट 6 आवर्स तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इन द सेंस नॉट ट्यूशन का, स्कूल का होमवर्क, असाइनमेंट, जर्नल लिखना, नॉट लाइक दैट। वो सब तो अभी शुरू करेंगे, अभी तो किया नहीं होगा स्कूल में, वो जर्नल लिखना एंड ऑल अभी आएगा सब कुछ, बट वो सब होमवर्क की बात नहीं है। यहाँ पर 6 आवर्स मतलब सेल्फ स्टडी की बात है। सेल्फ स्टडी, ट्यूशन का, स्कूल का टाइम निकालने के बाद भी तुम्हें 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी है, और फिर जो स्कूल ट्यूशन में से जो बोला हो वो करने के लिए भी। इसलिए मैंने बोला यू विल ऑलवेज फील लैक ऑफ टाइम, कि टाइम कम है। कुछ भी करो उसमें मोटिवेट होने की, कुछ सीखने की एक्सपेक्टेशन रखो। मूवी देख रहे हो, मूवी तो नहीं देख रहे हो बट से खाते पीते कुछ टीवी देख रहे हो या कुछ भी, वैसा ही देखो जिससे या तो तुम थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो, ये हो तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए, और कुछ मोटिवेशनल हो। वही गाने सुनो तो भी वैसे ही, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने के लिए तो हमारे पास है ही नहीं, होगा तो वेस्ट करेंगे। बहुत कुछ पढ़ना है, ओके, जितना करो उतना कम है। अगेन लाइफ में बैलेंस बना के चलना है। इट्स नॉट लाइक कि जो 6 घंटे पढ़ते हैं मिनिमम उसी के परसेंटेज आते हैं, नहीं, वैसा भी नहीं है। ओके, 3 घंटे वाले भी टॉप मारते हैं। बैलेंस बना के चलना है, लोड नहीं लेना है, मजे से पढ़ना है, लोड नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, मजे से पढ़ना है, और समझ में भी नहीं आए तो भी मजे में लेना है, मार्क्स कम आए तो भी थोड़ा लाइट ही लेना है। देखो बहुत एग्जाम आएगी, बहुत 11th-12th में भी, लाइफ में भी कितनी एग्जाम आएगी, हर एग्जाम के बदले में हम अगर टेंशन नहीं लगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम। ओके, तो बहुत सारी एग्जामें आएगी, बहुत सारे फेलियर्स भी होंगे, हमें हिलना नहीं है, स्टेबल रहना है, उसको भी थोड़ा लाइटली लो। इतने खराब मार्क्स आए, ओके, नेक्स्ट टाइम इससे तो अच्छे, कई गुना अच्छे लाएंगे। ओके, तो दिस ईयर हम एसएसटी और इंग्लिश तो नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बाहर की इतनी ज़्यादा बातें होगी नहीं। अगर कुछ मिल जाए या ऐसा कुछ जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही कुछ ना कुछ अगर हमें डिस्कस करने के लिए मिल जाए, देन वी विल डिस्कस, अदरवाइज हम कंटेंट पे फोकस रहेंगे। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। ओके, सो केमिस्ट्री में मैंने तुम्हारे लिए आज के पर्टिकुलर लेक्चर के लिए नोट्स मतलब मेरे लिए नोट्स बनाई है कि मुझे कितना कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। तो श्री गणेशाय करते हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब जैसे मैंने वो वीडियो भेजा था ग्रुप में, देखा? ओके, नहीं देखा तो देख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, आज देख लेना। इसलिए भेजा था क्योंकि ये यहाँ पे कंटेंट यूज होगा 5th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10, जो तुम्हारा निकल गया था, रिड्यूस सिलेबस में था, और वो वीडियो जीएसईबी के स्टूडेंट को जब मैं पढ़ा रहा था तब का है, तो इसीलिए मैंने बताया था। कोई बात नहीं, देख लेना। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था जब तुम 10th में थे
कि क्लास 9th का जो है वो बहुत सारा को रिलेट होगा क्लास 11 से, ओके, एंड क्लास 10th का बहुत ज़्यादा को रिलेट होगा क्लास 12 में, ओके। तो वो सारी बातें अगर तुम्हारे पास बुक हो तो बुक रेफर करनी हो तो तुम बुक भी रेफर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि हमें अगर थोड़ी बहुत बातें आ गई तो तुम क्लास 9 का पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे या क्लास 10 का पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे। हमें वैसी वो क्या बोलते हैं ऐसे गधा मजूरी जैसा नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जो हमें डाउट है पकड़ो उसको, कौन सी एनसीईआरटी में से है, 10th की, 9th की, 8th की कहाँ है, लाओ कंटेंट को समझो। ऑलवेज प्रेफर टेक्स्ट बुक्स प्रेफर करना, नॉट गूगल, ओके। गूगल में तुम 5 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछोगे तो अलग अलग आंसर मिलेंगे तुम्हें। सो प्रेफर करना कि बुक अगर ना कर सको, टाइम कम हो बुक के लिए, देन गो फॉर द इंटरनेट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ओके। जैसे 10th का चैप्टर का नाम भी ऐसा ही था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले नाम को ही देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने 10th में भी बताया था, तो 118 एलिमेंट्स आर देयर, बट हमारी एनसीईआरटी में अभी भी नंबर चल रहा है 114, तो हम एग्जाम में पूछे तो भी लिखेंगे 114। आज की डेट में अभी के टाइम तक 118 एलिमेंट हो चुके हैं, बट 114 चल रहा है तो हम 114 ही लिखेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके। सो से 114 एलिमेंट्स है, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये जो टोटल 114 एलिमेंट्स है उसका क्लासिफिकेशन करना है। कैसे, मतलब हो गया है अभी तो कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब अभी हमें देखना है। तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री 11th 12th की बहुत ही अच्छे वे में क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, बहुत ही बढ़िया। तो स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ेंगे 11th के एंड देन 12th के, बहुत ही अच्छे से पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। एंड बुक की बात कर ले तो नीट हो, जेडबलई हो या 12th बोर्ड हो, सीबीएसई और जीएसईबी भी, केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज ही बात करेंगे। अभी सभी सब्जेक्ट का डिस्कस करने के हमारे पास फिर टाइम अगेन वी विल फील लैक ऑफ टाइम। सो केमिस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट बुक अगर कोई हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो वो हमारी भगवत गीता ही है, एनसीईआरटी, ओके। एनसीईआरटी ही पढ़नी है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन तुम्हें पूरी की पूरी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की याद रहनी चाहिए। जेडबलई और नीट में भी अगर तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगेन क्वेश्चन नहीं होते हैं डज नॉट मीन कि तुम्हें डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी में से, कंसेप्ट मिलेगा एनसीईआरटी में से। एक कंसेप्ट है, एक जैसे कि तुम मैथ्स में हम पढ़े थे कि भाई सपोज कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें पता चल गया है कि भाई ये 3 आइडेंटिटी है, ये 3 आइडेंटिटी का यूज करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, वो वाली 3 आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी पढ़ ली, अब उसका यूज करना है। तो भाई न्यूमेरिकल डज नॉट मीन कि तुम्हारी बुक में जो वो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी उसमें सपोज 15 to 20 न्यूमेरिकल्स थे, एग्जाम में वही पूछेंगे, नहीं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, चांसेस ज्यादा है 10th में पूछे, 11th 12th में चांसेस ज्यादा है कि वो हो ही ना, एनसीईआरटी के हो ही ना। फिर भी सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं बुक में से लेने के, एनसीईआरटी में से ही डिट्टो उठाने के, वो यही सब्जेक्ट में है, केमिस्ट्री में, नॉट इन द फिजिक्स, नॉट बायोलॉजी का ज़्यादा नहीं पता, जितना पता है उसके अकॉर्डिंगली बायोलॉजी में भी इतना नहीं होता जितना केमिस्ट्री में होता है। अगेन मैथ्स में भी सेम सिनेरियो है। तो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी फॉलो होती है केमिस्ट्री में, तो वो तुम्हें पढ़नी है वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, ओके। चलो, तो ये जितने भी हमारे 114 एलिमेंट्स हैं, ओके, उसको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, ओके। एंड फिर नेक्स्ट क्या है, पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी मतलब क्या, पीरियोडिसिटी का मीनिंग तुम ले सकते हो सिमिलैरिटीज, ओके। पीरियोडिसिटी का मीनिंग तुम ले सकते हो सिमिलैरिटीज। सो हम क्या करने वाले हैं ये चैप्टर में, हम
जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे 114 एलिमेंट्स, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हो गया है ऑलरेडी, उसको समझेंगे। कौन से बेस पे समझेंगे? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मतलब कि सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज, कि जो उनकी प्रॉपर्टीज है, ये 114 में से सपोज ये 4 लोग उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ये 8 लोग उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ये 10 लोग उनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो उनका ग्रुप्स बना दिया सबका। ओके, तो वो हम समझेंगे कि कैसे सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज में जो सिमिलैरिटीज है, जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम बात करने वाले हैं, दैट्स व्हाई। अदरवाइज यू कैन कोरिलेट विद द सिमिलैरिटीज। ओके, तो वो कौन सी सिमिलैरिटीज के बेस पे उनको ग्रुप वाइज रखा हुआ है, वो हम लर्न करने वाले हैं ये चैप्टर। ओके, चलो। सो बात हो रही है 1800, कब? 1800 मतलब 1801 से 1900, कौन सी सेंचुरी? हिस्ट्री। हाँ, कौन सी सेंचुरी? 19th सेंचुरी। 1801 से लेकर के, अब हम ये एक्स्ट्रा नहीं जा रहे, 1801 से लेके 1900 तक की 19th सेंचुरी हम बात कर रहे हैं। 1800 वाली जो सेंचुरी है, ओके, 1800 वाला ईयर जो है, तब 31 एलिमेंट्स नोन थे। कितने? ओनली 31। ये तो अभी का नंबर है। ओके, दिस इज द करंट नंबर, और करंट में भी लेटेस्ट करंट तो 118 है, लेकिन हम होते इंफॉर्मेशन के लिए। सो 1800 में 31 एलिमेंट्स थे, एंड 1865 आते आते वो हो गए हैं अराउंड 63 एलिमेंट्स। ओके, मतलब धीरे धीरे वो रिसर्च बेस पे, अच्छा ये एक नया मिला, लाइक दैट हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले मिल रहे हैं। अभी कितने हैं हम बोलेंगे? 114। सो 1800 में 31 एलिमेंट्स, एंड 1865 तक आते आते ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। ओके, 63 एलिमेंट्स, एंड अभी है 114 करंट। नाउ ये वही पहला ही क्वेश्चन अगर पूछना हो, थियरी बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछना हो, तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? क्यों? व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? क्यों करना है भाई, करना क्यों है? ओके, तो उसका आंसर है कि 114 एलिमेंट्स है। अब 114 एलिमेंट्स में, गर्मी लगे तो बता देना, तो ठंडी लगे तो भी बता देना, व्हाटएवर। 114 एलिमेंट्स में तुम सबकी प्रॉपर्टीज देखने जाओ। ओके, मतलब हम स्टडी करने जाए, जैसे कि भाई हम पहले लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, वैसे स्टार्ट किए ना हम, ये लर्न तो किया था 30 तक का, 11th-12th में पूरा पीरियोडिक टेबल याद रह जाएगा। ओके, सो सबकी प्रॉपर्टीज अगर हम स्टडी करने गए, से उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका मास कितना है, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर पे वो एलिमेंट कौन से फेज में है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारी। अभी हम देखेंगे धीरे धीरे पूरा वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स ही आती रहेगी सारे चैप्टर्स में। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ये वो बहुत कुछ आएगा। वो धीरे धीरे हम टर्मिनोलॉजी लर्न करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली लेंगे, नहीं तो फिर अभी ऐसा लगेगा कि क्या है ये सब, क्योंकि हम 10 तक तो पढ़े नहीं है वो सब चीज़ें। तो हम जैसे जैसे यूज टू होंगे वैसे वैसे वो टर्मिनोलॉजीज का यूज करेंगे। तो एक एलिमेंट की ये सारी प्रॉपर्टी तुम लर्न कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। ओके, तुम्हें सपोज एक एलिमेंट मिला कार्बन। अब कार्बन मिला तुम्हें ना, पहले तो उसका नामकरण करो कि भाई इसे हम बोलेंगे कार्बन। हमने 9th में पढ़ा था, याद हो तो, कि वो लोकेशन के बेस पे या तो फिर जो साइंटिस्ट ने ढूंढा है उसके बेस पे, या उसके जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स कोई एलिमेंट की ऑलरेडी है उसके बेस पे हम वो एलिमेंट का नाम देते हैं। 9th में आया था, याद हो तो पहले तो उसका नामकरण किया कि भाई ये है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन से ऑलरेडी नोन जो एलिमेंट्स है उसके साथ। ये देखो समझने की बात है पूरी, अब रट्टा मारना तो भूल ही जाओ, सब कुछ समझना ही है हमें। अच्छे से सुनो, 100% सिर्फ
कान आंख सब 100% यहाँ रखो और समझो। तो कोई एक एलिमेंट का सारी प्रॉपर्टीज का नाम हमने दे दिया, से कार्बन, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, वो हार्ड है, जैसे मेटल नॉन मेटल हमने बोला था कि वो हार्ड है, वो लस्ट्रियस है या नहीं है, सोनोरस है या नहीं, मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज सारी, उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा उसको स्टडी किया। अगर सिर्फ एक एलिमेंट का तुम स्टडी करो, इट विल टेक मैनी ईयर्स एंड टिल नाउ you cannot say that I know everything about this element. तुम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि रिसर्च होते रहते हैं। जैसे कि कार्बन हमें कितने पहले से पता है, फिर भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कार्बन के बारे में हमें सब कुछ पता है, नहीं बोल सकते। उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम 9, 10 में पढ़े, 11, 12 में पढ़ेंगे। फिर तुमने सपोज बहुत ज़्यादा सपोज BSc केमिस्ट्री किया और से केमिकल इंजीनियरिंग किया या वॉटेवर केमिकल फील्ड में रिसर्च में आगे बढ़े कॉलेज में भी, तो जस्ट इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और उसमें भी आएगा तो सही, कार्बन तो आएगा, सब कुछ तो कार्बन से बना है एंड ऑल, हमने कितना देखा था डिटेल में। अगेन जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके पर्टिकुलरली चैप्टर्स भी हम देखने वाले हैं 11th 12th में। ओके, तो ऐसे एक एलिमेंट की स्टडी करने के लिए इट विल टेक मैनी इयर्स एंड देन ऑल्सो वी आर नॉट नोइंग एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो वैसे 114 एलिमेंट्स का स्टडी करने के लिए तो कितना टाइम लग जाएगा? टाइम ही नहीं है अपने पास, इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम नहीं है मतलब हम टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन कब खत्म होगा? क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई, इट्स लाइक अ नॉलेज, तुम जितना गेन करते जाओ आता ही रहेगा। वो कभी ऐसा नहीं है कि बस जैसे क्लास 10 का सिलेबस बस इतना ही तुम्हारे सिलेबस में है। इट्स लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। ओके, वो तो चलता ही रहता है लाइक दैट। सो अब क्या करें, क्योंकि सबके बारे में स्टडी तो हमें करनी है। तो फिर क्या किया कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मतलब सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज हो, उसके अकॉर्डिंगली हम रिसर्च करते हैं और उनको क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई ये सब लोग गोरे हैं, ये सब लोग काले हैं, ये सब लोग हार्ड है, ये सब लोग सॉफ्ट है, उसके बेस पे हम क्लासिफाई कर देते हैं। सो ये नीड थी, जैसे हमने बोला ना कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, तो यही नीड थी। क्यों? क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू स्टडी अबाउट ऑल द एलिमेंट्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल to understand or say study about all the elements individually तुम नंबर 1 लर्न करते जाओ, स्टडी करते जाओ, रिसर्च करते जाओ, फिर एटॉमिक नंबर 2 हीलियम आया तो उसके बारे में स्टडी करते जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो स्टडी भी अभी भी चल रही है, करंटली भी चली रही है वो पर्टिकुलर एलिमेंट की। दैट्स व्हाई दिस इज द नीड। ओके, इसीलिए हमें स्टडी करना है, तो हमने बोला कि हम सारे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हो उनको एक ग्रुप में रखो, फिर दूसरे उनके जैसे नहीं है, दूसरे वाले हैं, उनको एक ग्रुप में रखो, एंड लाइक दैट हम ग्रुपिंग करते हैं। समझ में आए? तो ये क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें यही आंसर लिखना है। तो नोट्स है, फोर फाइव सिक्स। सो देखो, ये जो मैं बोला वो तो तुम्हें लिखना ही है, एंड इन योर टेक्स्ट बुक दिस सेंटेंस इज देयर। Okay, with such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements. सबका ही learn करना it's next to impossible, and the innumerable compounds individually, मतलब they are innumerable, मतलब एक तो एलिमेंट का स्टडी करो, अब सपोज हाइड्रोजन का किया, ऑक्सीजन का किया, अब H2O पानी बन रहा है उसका भी करो, तो भाई इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा। इम्पॉसिबल नहीं है, करेंगे, बट हाउ मच टाइम इट विल टेक। ओके, दैट्स व्हाई। ओके, तो टू ईज आउट दीज प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च्ड फॉर अ सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स।
ओके, ये सेंटेंस आना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ओके, यही क्वेश्चन है देखो बुक में भी, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। सो दिस सेंटेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अगेन तुम मेरी बुक में से जब भी तुम्हें टाइम मिले तो तुम अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हो। मेरी बुक में जब वैसे ही जब मैं जनरल रीडिंग करता हूँ तो मुझे जो ऐसा लगे वो मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ वो भी लिखा हुआ है, जैसे कि एवेन्यूज है, तो व्हाट इज दैट एवेन्यूज, मतलब वो एक पाथ सजेस्ट कर रहा है। तो पर्टिकुलरली मुझे ना पता हो तो भी, या फिर कोई भी बुक पढ़े सपोज, ओके, तुम पढ़ो या फिर कोई दूसरे फैकल्टी मैम पढ़े, ओके, तो वो पढ़े, उनके लिए भी, जो भी पढ़े उसके लिए हेल्पफुल रहे। तो वैसे जैसे है सक्सेंट है, तो सक्सेंट का मीनिंग क्या होता है, दैट इज ब्रीफली और क्लियरली वो एक्सप्रेस कर देते हैं पूरी आइडिया को। ओके, तो वैसे ही मैंने लिखा हुआ है, देन दैट यू कैन टेक आफ्टर द क्लास और व्हेनेवर यू वांट, बुक तुम ले सकते हो। ओके, तो ये सेंटेंस तुम्हारा आ जाना चाहिए। तो ये बात थी हमारी। हाँ चलो, नाउ तो ये बात थी 1800 में 31 एलिमेंट्स, देन 1865 आते आते 63 एलिमेंट्स हो गए। एंड व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई, वो भी हमने। तो भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ क्लासिफाई करना, किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? तो जैसे वो मैंने वीडियो में 10th के में तुम्हारे आया था, वैसे ही 1800 से ही स्टार्ट हो गया है। 1800 से ही क्लासिफाई करना स्टार्ट हो गया है। एंड 1829 में द जर्मन साइंटिस्ट डॉबर इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुन लो, डॉबर आइनर, क्या डॉबर आइनर। ओके, डॉबर और आई जब प्रोनाउंस करे तो थोड़ा एच भी आ जाता है, हाँ, डॉबर हाइनर, ऐसे हाइनर, आइनर ही है बट से समवॉट एच, डॉबर हाइनर। कोई पूछेगा नहीं, कुछ नहीं, बट साइंटिफिकली कैसे प्रोनाउंस, जैसे कि वो वीडियो अगर तुमने देखा होगा तो मैं 10th में ऐसा नहीं बोलता हूँ। ओके, मैं दो तरीके से बोलता हूँ, एक तो डॉबर एनायर बोलता हूँ और एक डॉबरेनर बोलता हूँ। ओके, तो दैट इज क्लास के अकॉर्डिंगली जो अब डिटेल हमें पता होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट इज डॉबर आइनर। ओके, जर्मन साइंटिस्ट, भाई उन्होंने क्या किया? सो जर्मन साइंटिस्ट डॉबर आइनर ने ट्राइड्स बनाए। क्या बनाए? ट्राइड्स। जितने भी अवेलेबल एलिमेंट थे, अभी कितने थे हमें नहीं पता है, हमें अप्रोक्सीमेशन मारना है, तो मान लो कि 1800 से 1865 तक ये डबल जैसे हो गए थे। तो उन्होंने 29 में तो बता दिया भाई ट्राइड, दैट मीन्स के अराउंड मान लो 40 to 50 एलिमेंट्स होंगे। कलर क्यों नहीं है? ओके, 40 to 50 एलिमेंट्स होंगे। अब वॉट एवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल है, उसमें उन्होंने क्या किया? ट्राइड्स बनाए। ओके, तो कैसे ट्राइड्स, मतलब जैसे त्रिपुटी बोलते हैं हम, जैसे भगवान के वो उसको क्या बोलते हैं, तिलक को त्रिपुंड बोलते हैं। ओके, त्रिपुंड, तीन। ओके, त्रिशूल में त्रिशूल मतलब तीन है ना भाई, ऐसे मंचूरियन खाते हैं तो ऐसे त्रिशूल। ओके चलो, सो ट्राइड्स। ओके, तो कैसे ट्राइड्स बनाए? जैसे कि लिथियम है, ओके, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सोडियम बोल रहा है ना। ओके चलो, सो कौन से बेस पे ये ट्राइड्स बनाए? उन्होंने बेस लिया है एटॉमिक मास का। किसका? एटॉमिक मास का। क्लास 9 में हमने देख लिया था कि एटॉमिक नंबर हो वो हम नीचे लिखते हैं, यहाँ और यहाँ लिखो, और से यहाँ और ये साइड लिखो। ओके, और एटॉमिक मास ऊपर लिख देते हैं। क्या शो करता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, याद है ना? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, करेक्ट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? हाँ, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही शो करता है एटॉमिक नंबर इक्वल। एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है जो न्यूक्लियस में होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो लिथियम का एटॉमिक मास है 7,
एटॉमिक नंबर 3, यस। एटॉमिक मास 7, 7. सोडियम का है 23 एंड पोटेशियम का है 39। ओके, अब इन्होंने ये ट्रायड तो बना दिया। अब ट्रायड बनाने का बेस क्या था, उन्होंने क्या सिमिलैरिटीज देखी। अब हम हर जगह सिमिलैरिटीज ही देखनी है हमें चैप्टर में, और आगे भी केमिस्ट्री में भी सिमिलैरिटीज ही देखनी है। तो भाई क्या सिमिलैरिटीज थी, तो उन्होंने देखा कि जो लिथियम का एटॉमिक मास है 7 और जो थर्ड है पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, उनका एवरेज निकाल लो। तो से 7 प्लस 39, तो वो कितना हो जाएगा 46, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सो दैट इज 46 डिवाइडेड बाई 2, वो आता है 23। सो यहाँ पर तो एग्जैक्ट आ गया, बट जरूरी नहीं है एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट उसके जितना आ जाएगा जो मिडल एलिमेंट है उसके जितना। ओके, क्या है ट्राइड्स अगेन, क्या 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 एवरेज ना, दो एलिमेंट का एवरेज करेंगे मैम, मतलब जैसे तुम्हारे मार्क्स, खुशी के मार्क्स, एवरेज करना है कि एवरेज कितना है, तो मैं डिवाइड बाई 2 ही करूंगा ना, इन दोनों का एवरेज। अगर 3 का एवरेज करना हो तो डिवाइड बाई 3 करते हैं हम। ओके, तो ये दोनों जो फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट था उसका अगर हम एवरेज निकाले तो वो जो आता है नंबर, वो आता है जो इन बिटवीन जो एलिमेंट है उसके जितना ही आता है, ये उसको पता चला। एंड नॉट ओनली एटॉमिक मास, बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती है। इसीलिए उन्होंने ईयर याद रखना 1829 में जो ट्रायड्स दिया था उसकी ये प्रॉपर्टीज थी, क्या कि जो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 ही दिए थे, ज्यादा नहीं, 3 ही दिए थे। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, तो वो जो दिए थे टोटल ट्रायड्स, 3 ट्रायड्स दिए थे, तो 3 ट्रायड्स में ये प्रॉपर्टीज थी कि जो बीच वाला है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर जैसी हो जाती है, किनके जैसी, फर्स्ट और थर्ड जैसी। ये समझ में आ गया। तो ये पहले थे जिन्होंने स्टार्ट किया, कुछ क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, समझ में आया। ओके, देन हमें देखना है, और उन्होंने वो भी देखा था कि ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उन्होंने देखी, जो उनके ट्रायड्स थे, ओके, वो ट्रायड्स की उन्होंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो सारे सॉफ्ट थे। क्या थे, सॉफ्ट, जैसे हार्ड मटेरियल, हार्ड मेटल, सॉफ्ट मेटल होते हैं ना, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट थे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी तो, और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी तो पता चला कि दे आर रिएक्टिव, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, रिएक्टिव मतलब जल्दी से रिएक्ट कर दे, जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी क्लास 10 में, 3rd चैप्टर। ओके, वो क्या था, कानो कार मांगे, हाँ वो वाली। ओके, हाँ पोटेशियम वाला जो तुम बोल रहे हो वही, कानो कार मांगे, अल्ट्राजेनफरी, प्रभु है, QHGAgAu। ओके, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज है कि भाई HGAgAu जो गोल्ड सिल्वर है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इसीलिए तो हम ऑर्नामेंट्स बना के गले में डाले पड़ते हैं। अगर वो रिएक्टिव होते तो सब रिएक्ट करके उड़ जाता, सब कुछ रहता नहीं। जैसे सिल्वर रिएक्ट करता है और काला हो जाता है, बट मटेरियल नहीं चला जाता। ओके, सिर्फ ब्लैकिश हो जाता है। सो ये जो है सारे बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। ओके, ये 2 चीजें उसने ऑब्जर्व की, क्या कि सिमिलैरिटी, फिजिकल सिमिलैरिटीज क्या ऑब्जर्व की कि जो वो सॉफ्ट है, एंड केमिकल सिमिलैरिटीज उसने ऑब्जर्व की कि वो रिएक्टिव है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट। ओके, ये कौन थे, जर्मन साइंटिस्ट। अब आते हैं फ्रेंच साइंटिस्ट, नाम नहीं लिखूंगा मैं, ओके, क्योंकि स्पेलिंग मैंने याद नहीं रखा। जिसको बोला जाता है, कैन नहीं बोला जाता, कभी कभी हम कैन भी बोलते हैं, बट उसको कैन नहीं बोला जाता, शैंकोरटुआ ऐसे बोला जाता है। जैसे प्रोनाउंसिएशन में टुआ जैसा कुछ है ही नहीं स्पेलिंग में, लेकिन उसको वही बोला जाता है। ओके, शैंकोरटुआ। सर ये नाम कहाँ से सोचा? सो उनकी बुआ ने रखा है टुआ। शैंकोरटुआ, ये रहा, मैंने गुजराती में लिखा हुआ है शैंकोर। ओके, ये रहा, हाँ ये
जब मैं पढ़ता था तो मैं प्रोनाउंस करता था कैनकॉर्टोइस। क्या? कैनकॉर्टोइस। और मेरे सर भी यही प्रोनाउंस करते थे। लेकिन ये मैंने सर्च करके, ऐसा नहीं कि मैंने अपने हिसाब से बनाया, मैं यही प्रोनाउंस करता था, मेरे सर भी यही प्रोनाउंस करते थे, कैनकॉर्टोइस। बट कैसे प्रोनाउंस होता है? शैंकोर्टुआ। अब जो तुम्हें जो लिखना है गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी, ओके, बट तुम्हें ऐसे प्रोनाउंस करना है। अगेन जनरल नॉलेज, इसके लिए कुछ एग्जाम में तो आने वाला नहीं है। तुम्हें शायद पूछ ले कि भाई डॉबर आइनर के बाद किसने क्या किया था 1862 में, तो सिर्फ तुम्हें ABCD लिखा हुआ होगा, उसमें से ये पसंद कर लेना है, शैंकोर्टुआ। ओके, कैन शैंकोर्टुआ। ओके, सो शैन है, शैन, हम कैन पढ़ते हैं लेकिन वो है शैन, तो शैंकोर्टुआ इन 1862। तो शैंकोर्टुआ ने 1862 में, देखो पहली बात हो गई, एक साइंटिस्ट की बात हो गई, दूसरे साइंटिस्ट आए फ्रेंच साइंटिस्ट, पहले थे जर्मन साइंटिस्ट, वो भी याद रखें, छोटे छोटे कहाँ से निकाल लेते हैं, ओके, MCQs। तो अब है फ्रेंच साइंटिस्ट शैंकोर्टुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उस टाइम पे जितने अवेलेबल एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को एक सिलिंड्रिकल टेबल में रखा, सिलिंड्रिकल टेबल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, अब मैं हर बार नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, अब वो JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो एवरी टाइम आई विल नॉट रिपीट कि कहाँ पूछा जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु मेड और हु ट्राइड द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, ओके, पहला संभवित मतलब प्रिडिक्टेबल, प्रोबेबल पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? तो शैंकोर्टुआ ने दिया था। कब दिया था? 1862 में, जब 63 हाँ 63, अराउंड 65 तक 63 हो गए थे, 65 तक 63 हो गए थे, अभी ये 62 पे है, ओके। तो 65 तक 63 एलिमेंट्स हो गए थे, ओके। सो उन्होंने दिया था, याद रह गया, ओके। क्या? पहला पीरियड, पहला प्रोबेबल प्रिडिक्टेबल पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? शैंकोर्टुआ ने, हाँ, शैंकोर्टुआ ने। और जस्ट स्पेलिंग याद रखने के लिए तुम प्रोनाउंस करना चाहो तो कर सकते हो, कैनकॉर्टोइस, ओके, स्पेलिंग याद रखने के लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है ना, लिखना तो वही है, हमें कहाँ प्रोनाउंसिएशन वाली एग्जाम देनी है, बट ये तो पता होना चाहिए, ओके। तो शैंकोर्टुआ और कैनकॉर्टोइस ने फर्स्ट सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाया था, और उन्होंने जो टेबल बनाया था उसमें क्या था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th नंबर वाला एलिमेंट है, अगेन आगे भी ऐसा आएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th नंबर वाला एलिमेंट है उनके टेबल में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है, ओके। अब ये यहाँ पे नहीं है तो तुम्हें नोट डाउन करना पड़ेगा, ओके, बुक में ये नहीं है। सो फर्स्ट एंड 8th वाला जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिमिलर है। दूसरा, उन्होंने जो टेबल दिया था उसके बेस पे जो एलिमेंट्स है वो कौन से टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, प्रोबेबल ऑक्साइड्स, ओके, कौन से टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे जो अवेलेबल एलिमेंट्स है वो, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती थी उनके टेबल के ऊपर से, जो हमें पहले डॉबर आइनर के टेबल से ऐसा कुछ नहीं मिलता था। उन्होंने तो जो दिए थे उसमें क्या सिमिलरिटीज है, दैट्स इट, ओके। लेकिन इनका जो पीरियोडिक टेबल था जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में था, ओके, कैसे फॉर्म में था? सिलिंड्रिकल फॉर्म भाई। तो उनका जो टेबल था सिलिंड्रिकल फॉर्म में था, ऐसे 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 करके। तो भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टाइप ऑफ मिलती थी, एंड उन्होंने जो ऑक्साइड्स फॉर्मेशन है, उन्होंने जो जितने अवेलेबल एलिमेंट्स थे उनके ऑक्साइड्स कौन कौन से, कैसे कैसे ऑक्साइड्स बनेंगे, उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी की थी उन्होंने, मतलब प्रिडिक्ट किया था, प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकालते थे, तो प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि भाई ऐसे ऐसे ऑक्साइड बन सकते हैं, और जो आगे जाके सही भी हुई थी, सिर्फ ऐसा नहीं कि हवा में मार दिया और सच हो गया, जो बोला था वो सच हुआ था, दैट्स इट। इसके ये 2 पॉइंट छोड़ के उनके टेबल को किसी ने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं,
समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो ये हमने बात की। एंड देन अब आते हैं ब्रिटिश। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ब्रिटिश साइंटिस्ट। ये कहाँ गए, कौन से पेन गए? ओके, सो फ्रेंच साइंटिस्ट आए थे। अब आते हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट। ओके, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट कौन थे? न्यूलैंड। आगे का नाम भी तुम्हें याद रखना ही है, शॉर्ट में हम याद रखते हैं न्यूलैंड। तो अब इन्होंने क्या किया था? 1865 वो जो 1863 था, मतलब कि कौन सा टाइम? कैनकॉर्टियोइस और से शेंकॉर्ट हुआ। ओके, उनमें अभी याद आया तो लिख लो, 56 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। 56 एंड 65 आते आते तो हमने देखा था 63 हो गए थे। ओके, अब न्यूलैंड ने क्या किया? सो जो न्यूलैंड भाई साहब है, उन्होंने भी टेबल बनाया है, जो क्लास 9th में भी बुक में दिया, क्लास 10th के 5th चैप्टर में वो दिया हुआ है। अभी निकल गए। अब जो तुम्हारे वो पता चला ना, बुक तो सारी चेंज हो गई। वो जितना भी तुमने वो कमेंट भी की थी, हाँ। सो जितना भी 9 to 12 का पूरा NCERT चेंज हो गया है। एंड वही कि जो रिड्यूस्ड था वो रिड्यूस्ड है ही, मतलब निकाल ही दिया, बुक में से ही निकाल दिया है। ऐसे हर बार ये रिड्यूस है, ये रिड्यूस है, नहीं, जो नहीं पढ़ना है वो निकाल ही दिया है बुक में से। ओके, तो अभी की जो नई बुक है, तुम्हारी जो बुक थी उससे छोटी हो गई है। ओके, मैथ्स में भी 13 चैप्टर हो गए हैं। ओके, 14 चैप्टर हो गए हैं और 7 कंप्लीट हो गए हैं। आधा मैथ्स कंप्लीट हो गया है ट्यूशन में। 1 अप्रैल से शुरू किया था तो अच्छी स्पीड से चल रहा है। ओके, चलो, हाँ। सो न्यूलैंड ने क्या किया कि जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स थे उनको उसने अरेंज किया। और अरेंज किया वो कैसे? जस्ट लाइक जो म्यूजिकल नोट होती है। ओके, जैसे कि सारे गामा पधनी, सा रे गा मा, मुझे आता है ना, पधनी सा सा नी धा पा मा रे सा। चलो। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो म्यूजिकल नोट है वैसा लगा उनको। वैसा लगा मतलब क्या? यहाँ पे ऐसे उन्होंने एलिमेंट्स रखना स्टार्ट किया। ओके, अब जब एलिमेंट्स रखना स्टार्ट किया, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और 8th वाला यहाँ रखा, तो ये फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज क्या हो गई? सिमिलर हो गई। 8 के बाद 9 रखा यहाँ पर, तो सेकंड एंड 9 की प्रॉपर्टी क्या हो गई? सिमिलर हो गई। समझ में आया? ओके, इसे बोलते हैं ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल इसलिए क्योंकि फर्स्ट एंड 8th की सिमिलर है, 2 और 9 की सिमिलर है, लाइक दैट। ओके, सो इसे बोलते हैं ऑक्टेव रूल। तो वो दिया था किसने? न्यूलैंड ने। ओके, अब लिमिटेशंस ये थी कि ये जो कैल्शियम है उसके आगे भी थे सारे एलिमेंट्स, लेकिन और अगेन फ्रेंच साइंटिस्ट शेंकोर्टुआ ने जो ये सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल दिया था वो बेस था एटॉमिक मास के। डॉबरआइनर का जो था वो भी बेस था एटॉमिक मास के। यहां पर न्यूलैंड है वो भी बेस्ड है किसके? एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास के बेस पे उन्होंने ये दिया। प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। उसके आगे अगर हम देखें तो भाई ये जो रूल है फर्स्ट एंड 8, 2 एंड 9, 3 एंड 10 वो बेकार हो गया, नहीं लग रहा, नहीं मतलब ऐसा बोला ऐसा हो सकता है, हुआ थोड़े टाइम तक, फिर वो नहीं हुआ। जैसे कि डॉबरआइनर का भी वही था, उन्होंने वैसे ऐसे थोड़ी थे कि 9 अवेलेबल थे एलिमेंट्स, 9 अवेलेबल्स तो नहीं थे। 1800 में ही 31 थे, हमने स्टार्टिंग में ही बात की। तो क्यों भाई 31 में से सिर्फ 9 का किया?
क्योंकि वो 9 का ही प्रोबेबिलिटी सेम हो रहा था ना, बाकी का नहीं हो रहा था। तो जितना हुआ उतना भी तुम अगर कर दोगे, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उतना भी कर दोगे, तब भी तुम साइंटिस्ट हो। ओके, सो कैल्शियम के बाद ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि कहां तक वैलिड है। सो कैल्शियम तक वैलिड है। ये बात हुई किसकी, हमारी ऑक्टेव रूल न्यूलैंड की। ओके चलो, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, हम आगे हैं 1865। 1865 के बाद 1869 and 1870 both years. So 1869 and 1870 में 2 साइंटिस्ट, डीमेट्री एंड लोथर मेयर। ओके, अगेन नामकरण देख लेते हैं उनका। डीमेट्री मेंडलीव, जो सरनेम था से, हाँ, डीमेट्री मेंडलीव एंड लोथर मेयर। ये जो मेंडलीव है वो रशियन है, एंड अगेन लोथर मेयर जो है वो जर्मन है। सो यहाँ पर तो पूरा ईयर दिया है, ये 1869। सो 1869 टू एंड 1870, 2 साल। ओके देखो, हाँ तो बात कर लेते हैं ये 2 साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव एंड अगेन जर्मन साइंटिस्ट लोथर मेयर। वो दोनों ने काम किया इंडिविजुअली, इकट्ठा होके नहीं, अलग अलग काम कर रहे हैं, बट एक दूसरे के इनपुट ले रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक कलीग के जैसे काम इंडिविजुअली कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ये रिजल्ट आया, अच्छा लाओ तुम्हारा ये है, लाओ मुझे यूज होगा, लाइक दैट। तो इंडिविजुअली काम किया। लोथर मेयर ने 1868 में एक टेबल भी रिलीज कर दिया। ओके, हमने बोला ना 1869 एंड 70, लेकिन क्यों ये ईयर बोला है, क्योंकि उन्होंने पहले तो कर दिया है। ओके, ये देखो 1868 में लोथर मेयर ने, ये सब कुछ पढ़ना है तुम्हें लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। 1868 में उन्होंने रिलीज कर दिया पीरियोडिक टेबल अपने हिसाब से, बट उसको इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिला नहीं। और फिर जब एटॉमिक मास के ऊपर से मेंडेलीव ने अपने खुद के चेंजेस करके पीरियोडिक टेबल रखा, तो पूरे वर्ल्ड ने उसे एक्सेप्ट किया। और अगर पूछे कि ये 2 भाई साहब में से किसने ज्यादा काम किया था और किसके वर्क को बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशन मिला है, ओके दैट इज मेंडेलीव, डीमेट्री मेंडेलीव। ओके ओके चलो, तो क्या था वो देखते हैं। हाँ तो अगेन मेंडेलीव का भी ओके क्या था वो पीरियोडिक टेबल में था क्या। सबसे पहले तो ये बेस है एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास के ऊपर बेस है। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल बुक में नहीं है, बट यू कैन रिमेम्बर। आर्सेनिक है जिसका एटॉमिक मास है 75, इंडियम है जिसका एटॉमिक मास है 76, एंड सेलियम है, सेलेनियम और सेलियम जिसका एटॉमिक मास है 79। एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था तो करेक्ट ही है, 75 बीच में है 76 एंड देन 79। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो इंडियम है इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम सब जगह कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, सब जगह कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और उसकी पीरियोडिसिटी दैट इज द सिमिलरिटीज की बात करेंगे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये भाई साहब एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से बैठे तो सही जगह पर है, लेकिन लग नहीं रहा है कि उनकी जगह यहाँ है, ऐसा लग नहीं रहा है। उनको लगा ऐसा, किसके बेस पे लगा, उनके पास ऐसा क्या नॉलेज था कि उनको ऐसा लगा कि ये इसकी जगह नहीं है। प्रॉपर्टीज को देखकर कि भाई ये प्रॉपर्टीज है आर्सेनिक और सेलेनियम जैसी प्रॉपर्टीज इंडियम की नहीं है। ओके, और एल्यूमिनियम एंड थैलियम के बीच में ये होना चाहिए इंडियम। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इनके जैसी है। समझ में आया? इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी नहीं है, इसलिए इसको यहां से उठाओ, भले ही एटॉमिक मास से हमें लग रहा हो, उसको उठाओ वहां से, क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, इनके जैसी प्रॉपर्टी है, यहां पर डालो।
और अगर यहां पर डाला तो उसके अकॉर्डिंगली उसका एटॉमिक मास, अब यहां डाला तो 76 सही था, यहां डाला तो 76 थोड़ी होगा, तो यहां प्रॉपर्टी सिमिलर है इसलिए डाल दिया, बट उसके अकॉर्डिंगली उसका एटॉमिक मास होना चाहिए 114, उसका एटॉमिक मास होना चाहिए। ऐसा किसको लगा? मेंडेलीव को लगा। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और वो सब अभी इवॉल्व हो गया था, मतलब उसके ऊपर इन्वेंशन हो गया था सब कुछ। तो उसकी हेल्प से जब पता किया कि एटॉमिक मास इंडियम का कितना है, तो वो उनका एग्जैक्ट निकला 114.82 समथिंग, जो इसके जैसा ही निकला। ये पहली बात थी उनकी, समझ में आ गया क्या था पहले से? आर्सेनिक, इंडियम, सेलियम, सेलियम और सेलेनियम भी हम प्रोनाउंस करते हैं, वो सब जब आएगा तब हम डिटेल में क्या प्रोनाउंस करते हैं वो वापस देखेंगे। सो उनके बीच में ये था, किसके बेस पे था? एटॉमिक मास के बेस पे था। फिर पता चला कि भाई प्रॉपर्टीज तो कुछ ज़्यादा सिमिलर लग नहीं रही है, देन हम उसको क्या करते हैं, उसको डालते हैं हम एल्यूमिनियम और थैलियम के बीच में। क्यों? क्योंकि उसके जैसी प्रॉपर्टी है, तो उसके जैसी प्रॉपर्टी है, वहां डाल दिया तो भाई तेरा रोल नंबर चेंज हो गया, तू अलग जगह बैठा तो लाइक दैट, तो उसका एटॉमिक मास हो गया 114, वैसा उनको लग रहा था। एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब पता किया कि उसका एटॉमिक मास कितना है, तो वो इतना ही आया जितना उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। अप्रोक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट ही आया ऐसा बोल सकते हैं, जितना उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। तो ये एक बात उन्होंने बताई, समझ में आ गया। दूसरा, ये पहली बात थी। दूसरी बात आती है, दूसरे कलर लाओ भाई। दूसरी बात है आर्गोन एंड पोटेशियम। किसकी? आर्गोन और पोटेशियम। हमें पता ही है किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ओके, और किसका कम है? आर्गोन। आगे पीछे ही है, तुम्हें याद ही है, ओके। आर्गोन एंड पोटेशियम, तो ऑब्वियसली एटॉमिक मास भी किसका ज्यादा होगा? पोटेशियम। तो आर्गोन तो लास्ट में आता है पीरियोडिक टेबल में, जो एकदम लास्ट है, ओके, हमारे नोबल गैसेस वहां आता है, ओके। आर्गोन एंड फर्स्ट में आता है पोटेशियम, ये एकदम लास्ट में आता है, वो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। एकदम लास्ट में जो नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, सारे रेडॉन, ये सारे हम देखेंगे। और यहाँ पर भी लीना की वो रब से फरियाद वाला, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वो आते हैं। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट ग्रुप है, और ये लास्ट ग्रुप इन द सेंस हम कॉलम वर्ड यूज करते हैं। अब वहां ये भी देख लें, जो वर्टिकल होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? ग्रुप, और से कॉलम, इनको रो और पीरियड। हाँ, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम बोलते हैं रो और से पीरियड्स। सिंपल, फिर आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। कॉलम, वर्टिकल, रो, हॉरिजॉन्टल, ग्रुप, वर्टिकल, पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल, ओके। तो आर्गोन, पोटेशियम। अब हमारे पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक मास के बेस पे पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? सबसे पहले कौन आएगा? जिसका एटॉमिक मास कम है, और उसके बाद कौन आएगा? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, वैसे ही आएगा। तो भाई हमें पता ही है कि पोटेशियम का एटॉमिक मास ज्यादा है कंपेयर टू दी आर्गोन, वो हमें पता है। किसके बेस पे? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास पोटेशियम का ज्यादा है आर्गोन से। फिर भी देखो यहां पर भी लॉजिकली सही जा रहे थे एटॉमिक मास के हिसाब से, प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। यहां पर एटॉमिक मास जो है वो इसका ज्यादा है, तो पहले कौन आना चाहिए? मतलब पहले कम आना चाहिए और फिर ज्यादा आना चाहिए, ओके। तो एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास कैसे रखा हुआ है कि यहाँ पे है आर्गोन और फिर है कौन? पोटेशियम, ओके। तो जिनका एटॉमिक मास कम हो वो पहले आएगा,
और फिर जिसका ज्यादा हो वो बाद में आएगा। डन। तो एटॉमिक मास कम है किसका? आर्गन। और ज्यादा किसका है? पोटेशियम। पहले ये उल्टा था, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको पहले लिखा है, और जो जिसका कम है उसको बाद में लिखा है। हमारी सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले कम एंड देन ज्यादा। जैसे कि तुम्हें देखना हो तो हम देखते हैं, बुक कहीं गई बुक। देखो ये पीरियोडिक टेबल जो हमें गिवन है, ओके। तो देखो ये रहा पोटेशियम, ओके, और ये रहा आर्गन जो तुम्हारी बुक में ऑलरेडी गिवन है, ओके। सो आर्गन एंड देन पोटेशियम। तो अगर तुम एटॉमिक मास की बात करोगे, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली बात करो तो वो उल्टा आ जाता है। ये तो किसके अकॉर्डिंगली है? ये जो उन्होंने लॉन्ग फॉर्म बनाया वो तो बाद में आएगा पीरियोडिक टेबल का। लास्ट पीरियोडिक टेबल जो हमारा है वो तो एटॉमिक नंबर के बेस पे है, नॉट बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। समझ में आया? पक्का? ओके। सो ये एक बात उन्होंने दिखाई कि एटॉमिक मास भले ही, मतलब वो जो सीक्वेंस पहले कम होगा और फिर ज्यादा होगा, वो सीक्वेंस उल्टी कर दी उन्होंने, पहले ज्यादा वाला और फिर कम वाला। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दी प्रॉपर्टीज सिमिलर वहां होती है, इसलिए पोटेशियम की प्रॉपर्टीज यहां सिमिलर होती है तो उसको वहां रखा एंड देन आर्गन को वो साइड रखा। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ओके। चलो सो ये रहा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये आर्गन एंड पोटेशियम। समझ में आ गया? पक्का? एंड देन थर्ड पॉइंट ये हमें समझना है, टेलुरियम एंड आयोडीन का। ओके, वो क्या है टेलुरियम और आयोडीन के लिए? टेलुरियम एंड से आयोडीन। अब अगेन एटॉमिक मास के बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले एटॉमिक मास आयोडीन का कम है, ओके। एटॉमिक मास आयोडीन का क्या है? कम है, और टेलुरियम का क्या है? ज्यादा है। याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका कम है इसका ज्यादा है। क्या है? डज नॉट मैटर, ओके। तो आयोडीन का कम है तो पहले आयोडीन आना चाहिए। सपोज ग्रुप है 6 एंड से 7, तो पहले एटॉमिक मास कम हो वो आयोडीन आना चाहिए एंड देन आना चाहिए कौन? टेलुरियम। डन। लेकिन ऐसा नहीं है, ओके। सो 6 और 7 जो हमारा ग्रुप है उसमें पहले टेलुरियम आता है एंड देन आयोडीन, ब्रोमीन, वो वाला है, वो गिवन है हमारे बुक में। मतलब हमारी जो बुक है उसमें टेबल गिवन है, से देखो ये रहा आयोडीन 7th में और ये रहा टेलुरियम 6th में। आना उल्टा चाहिए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली, ओके। ये उन्होंने 1905 में, कब? ईयर 1905, ओके। 1905 में जो लास्ट एकदम परफेक्ट जो बना था वो है वो, नहीं तो दिया कब था? 1869, याद रखना।
मतलब सब उनकी जो फंडा थे, किसके बेस पे क्या करेंगे प्रॉपर्टीज, वो सब कब हुआ था 1869। और अगर दो दो लिखे तो 1869 70 वाला टाइम पीरियड। पूरा का पूरा टेबल कब रिलीज हुआ था 1905 में। तो देखो यहाँ पे आयोडीन होना चाहिए, यहाँ पे टेलुरियम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पर टेलुरियम है। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास नहीं रखा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी भाई आयोडीन की ब्रोमीन के साथ मिल रही है, क्लोरीन के साथ मिल रही है, फ्लोरीन के साथ मिल रही है। हेलोजन ग्रुप, क्लास 10 4th चैप्टर, ओके, वो हेलोजन ग्रुप है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ओके। तो वो उसके साथ प्रॉपर्टी मिल रही है, तो प्रॉपर्टी मिल रही है इसीलिए रखा। तो वही उन्होंने ही, मतलब अगर ये पूछा जा सकता है जो तुम्हारी बुक में बोल्ड लेटर में गिवन है वो, कि भाई पीरियोडिक जो ये ओके जो पीरियोडिक लॉ है वो किसने दिया? तो पीरियोडिक लॉ दिया है मेंडेलीव ने। क्या दिया है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, कि जो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, ओके, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है? उनके एटॉमिक वेट, मतलब हम मास ही लेंगे, ओके, एटॉमिक वेट्स के और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। आर अ फंक्शन ऑफ, मतलब उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। अंडरस्टूड? ओके, फिर से पढ़ता हूं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो। सो ये किसने दिया था? इसे ही बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। ये रहा। व्हाट इज पीरियोडिक लॉ? ये एक मार्क में सेंटेंस लिख देना है तुम्हें पूरा। व्हाट इज पीरियोडिक लॉ? सो दिस इज पीरियोडिक लॉ, ओके, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। कि भाई एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो फंक्शन की तरह काम करती है, फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई भी प्रोपोर्शनल हो, बट आर अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास और से एटॉमिक वेट्स। अरे एमसीक्यू में अगर दोनों ही ऑप्शन है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू द बुक एटॉमिक वेट्स, बट ऐसा नहीं होगा, ओके, बट हम जाएंगे किसके साथ? एटॉमिक वेट्स के साथ। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, हाँ हाँ, सेंटेंस देखो क्या बोल रहे हैं, इसे ही बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ मतलब क्या? किसने दिया फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक लॉ? तो भाई डिमेट्री मेंडेलीव ने दिया। क्या दिया उसके अकॉर्डिंगली? तो वो बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, काला गोरा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मैलिएबल है, सोनोरस है, ये वो सब कितनी सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। इसके भाई एसिड के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, बेस के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, सॉल्ट डाला तो ऐसे कर रहा है, हाइड्रोजन गैस डाला ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, व्हाटएवर, आके हम सब देखने वाले हैं 11th-12th में डिटेल्ड में। उनकी सब जगह केमिकल रिएक्शंस होगी। क्यों? क्योंकि उनकी दोनों पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। तो क्या बोल रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी प्रॉपर्टी, फिजिकल, केमिकल, बोथ, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स are a function of their atomic weights। मतलब क्या? कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट चेंज होगा वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। बढ़ेगा कम होगा, दैट विल डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट। हम ये नहीं बोल रहे कि बढ़ेगा या कम होगा, बट हम ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट चेंज होगा वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टी, बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। यही है पीरियोडिक लॉ। समझ में आया? तो हम सिंपली वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या हो गया? हम क्या लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल टू, अब यहां पर मैं लिखूंगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर डायरेक्टली लिखूं तो बढ़ेगा, और अगर इनवर्सली लिखूं, रेसिप्रोकल में लिखूं तो एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। सो हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज, यही क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ओके, एटॉमिक वेट का फंक्शन है, एटॉमिक वेट का फंक्शन है मतलब क्या? जैसे हम पोलिनोमियल देखते थे,
ओके पॉलिनोमियल देखते थे ना, p of x is equals to x square plus minus 2x plus 2. So भाई this is a polynomial function of say x का फंक्शन है, हम ऐसा ही बोलते थे पोलिनोमियल 8 9 10 में। तो भाई जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, अगर x की वैल्यू 1 हो तो पोलिनोमियल की वैल्यू अलग आएगी, x की वैल्यू 2 हो तो पोलिनोमियल की वैल्यू कुछ और होगी, x की वैल्यू 0 हो तो पोलिनोमियल की वैल्यू 2 होगी, लाइक दैट। x की जो जो वैल्यू हो उसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारा प्रॉपर्टी कोई भी हो वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आया? श्योर? ओके। सो ये था हमारा पीरियोडिक लॉ। तो कहाँ थे हम? यहाँ थे। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई टेलुरियम एंड आयोडीन के बारे में। आयोडीन का एटॉमिक मास कम है तो वो पहले आना चाहिए, फिर टेलुरियम आना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उन्होंने चेंज कर दिया, जैसे उसमें किया था, इसमें आर्गन पोटेशियम में किया था वैसे ही इसमें किया है। अंडरस्टूड? श्योर? ओके चलो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी बात करनी है हमें एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन की। बात किसकी करनी है? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों उस टाइम पे इन्वेंट हो गए थे, मतलब पता था कि भाई ऐसे एलिमेंट है। नाउ उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ और सब ग्रुप में अच्छे से रख दिया था उनको। नाउ एग्जैक्टली एल्यूमिनियम के नीचे, एग्जैक्टली नीचे कोई एलिमेंट था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में प्रिडिक्शन भी किया था। इसीलिए मेंडलीव को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि भाई इन साहब ने तो जो एलिमेंट है नहीं, अभी नहीं है एलिमेंट, लेकिन कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई कृष्ण जी कल की अवतार होगा और वो कलयुग का अंत करने आएंगे, वो भाई आएंगे, फ्यूचर में आएंगे। अभी से हम बोल रहे हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के बेस पे, वैसे ही इसने स्क्रिप्चर दे दिया पीरियोडिक टेबल का कि भाई कोई आएगा जो होगा एल्यूमिनियम के जैसा। ओके, तो एल्यूमिनियम के जैसा होगा, प्रॉपर्टीज भी उसकी एल्यूमिनियम के जैसी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज वो सारी की सारी किसके जैसी होगी? एल्यूमिनियम के जैसी होगी। तो भाई उसका नामकरण अभी से कहाँ करे? फिर वो जनरेशन के लोगों को नाम समझ में नहीं आया या फिर नाम सही नहीं लगा, नाम चेंज कर देंगे, इसलिए उसने नामकरण किया ही नहीं। उसने सिर्फ एक निक नेम दे दिया, निक नेम, जिसका नाम है, संस्कृत वर्ड ही दिया गया है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तुम जब पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे मतलब जब हम डिस्कस करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा। पूरा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ना, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, वहां पे हमारे सेजीज, हमारे ऋषिज ने क्या क्या किया था वो सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ो तुम। मतलब कैंसर अभी आया और कैंसर की दवाई अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, और कितना हजारों सालों पहले हमारे सेजीज ने दवाई भी ढूंढ ली थी और बताया था कि कहाँ से वो जो भस्म होती है, ओके, उसमें नैनो पाउडर जो होता है उसके बेस पे सब मिलता है। कितना कुछ फर्स्ट चैप्टर डिटेल में ऐसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ना तो तुम्हें समझ में आएगा। कितना कुछ सर्जरी से लेकर के सारा हजारों साल पहले से हमें पता है, हजारों साल पहले से। ओके, जस्ट अभी 2-3 दिन पहले मैंने फेसबुक पे ये ऐसा शेयर किया था कि हमारे स्क्रिप्चर्स में सारे ही वर्ड्स हैं। ओके, कि से विमाना ऐसा वर्ड है, विमाना, तो भाई प्लेन तो 18 सेंचुरी में आया है, उड़ाया अभी तब, तो फिर हमारे पास पहले से वर्ड कैसे था? अभी वर्ड है, दैट डज नॉट मीन कि ये उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं। अगर वर्ड है तो कुछ तो था। हाँ, पुष्पक विमान तो हम कब से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो भाई वर्ड है अगर, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज नहीं है लेकिन उसका वर्ड है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वर्ड है मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे। मुझे अच्छा लगा, कोई डॉक्टर ही थे, PhD होल्डर थे, तो मैंने उनकी इंफॉर्मेशन शेयर की थी, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन थी। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में वैसे सबका ही दिया हुआ है। नवग्रह की पूजा हम हजारों सालों से कर रहे हैं, हनुमान चालीसा में है नवग्रह, और साइंटिस्ट को अभी मतलब 100-200 ईयर्स पे पता चला कि वो 9 है, प्लैनेट्स आर 9। हम हजारों सालों से पूजा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब हमने 9th में देखा था कि
भाई वो प्लूटो को रहने दो, वो प्रॉपर्टी के बाहर हो गया तो वो 9 नहीं है, अब 8 हो गए, लाइक दैट सोचो। ओके, वो 8 हो गए, ये वो जो हमारी ये जो विचित्रता है ना वो भी उन्होंने प्रिडिक्ट कर दी थी। ओके, इसलिए हमारे में मून को भी प्लेनेट किया जाता है। हमारे स्क्रिप्चर्स में जो 9 बोले जाते हैं उसमें प्लूटो को गिना ही नहीं जाता मून को प्लेनेट गिना जाता है। ओके, वैसे सब कुछ सोलर एक्लिप्स, लूनर, तुम जो बोल रहे थे वो कितना कुछ पहले से हमारे पास है। तो मैं बात क्यों ये चली नेमिंग के ऊपर से, क्योंकि ये पूरी जितने भी नेम है लगेगा कि इंग्लिश नेम है, वो इंग्लिश बना दिया गया है जानबूझ के। उसका बेस है संस्कृत, संस्कृत इसका बेस है। तो इसका बेस है संस्कृत, इका, इका मतलब उसके जैसा, इका एल्यूमिनियम। ओके, तो ये जो बोला ना कि फ्यूचर में कोई आएगा एल्यूमिनियम जैसा, उसका नाम दे दिया गया एका, एका और इका व्हाटएवर, एका बोलते हैं, एका एल्यूमिनियम। और ये भाई साहब के साथ जो मैच हो रहा था उसका नाम दे दिया गया एका सिलिकॉन। एका वर्ड आता है संस्कृत से। अब तो आगे बढ़ गए हम, हमारे पास तो अभी बहुत सारे एलिमेंट्स है, 114 है, 118 की भी बात कर रहे हैं हम। तो ये जो ढूंढा गया वो कौन था पता है? गैलियम। और यहां जो ढूंढा गया उसका नाम जब ढूंढा गया तब देने दिया हमने जर्मेनियम। ओके, सो गैलियम और जर्मेनियम हमने ढूंढा और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिट्टो उन्होंने जो बोली थी वैसी ही आई, वैसे ही फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जैसी ही आई। किसकी? गैलियम की और जर्मेनियम की। दैट्स व्हाई मेंडेलीव, बहुत मेंडेलीव और मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव ऑल्सो। कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुई कि भाई तो लोग क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, पीरियड्स में डालते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इनकी जो इनपुट थी उसको इतनी अहमियत दी जाती है क्योंकि उन्होंने तो भाई प्रिडिक्ट किया है जो चीज़ है नहीं उनके बारे में भी, और जगह खाली रखी है अपने टेबल में, जगह खाली रखी है कि वो लोग आएंगे ना उसको यहाँ बिठाना। जैसे स्कूल में नहीं तुम लोग ऐसे कोई सर भी खाली रखते हैं कि ये उसकी जगह है यहाँ मत बैठो, या फिर तुम लोग कलीग की जगह रखते हो को भाई ये यहाँ आएगी यहाँ आएगा, दूसरे को भगा दे। ओके, लाइक दैट पहले से रखी हुई है उनकी जगह। ओके, अगेन अब ये क्वेश्चन 10th का है, 10th में तो तुमने पढ़ा नहीं, निकल गया था, तो 11th में उनको नहीं पता है कि तुम्हारा निकल गया था। ओके, तो हाँ बुक में नहीं गिवन है बट एंट्रेंस एग्जाम में आ जाता है। व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल? मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेशन ना हो ना तो वहां हम स्टॉप हो जाएंगे, अचीव कर लिया सब कुछ, लेकिन वो तो लास्ट था नहीं। सो भाई हाँ, तो एक लिमिटेशंस वो एटॉमिक मास के बेस पे था और हर जगह एटॉमिक मास फॉलो भी नहीं हो रहा था, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली ही हम कर रहे थे। तो एक तो कि वो एटॉमिक मास के बेस था, ओके, दैट इज द वन लिमिटेशन। दूसरा, आइसोटोप्स के लिए उन्होंने कोई भी बात नहीं की थी। आइसोटोप्स के लिए उन्होंने ना जगह छोड़ी थी ना कोई बात की थी। ओके, क्योंकि आइसोटोप्स क्या है, उनकी जो एलिमेंट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे हम अभी पढ़ेंगे 11th-12th में, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, तो भाई ये सभी कोई एटॉमिक नंबर तो एक में ही आते हैं एटॉमिक मास अलग अलग हो जाता है, एटॉमिक नंबर तो एक में आते हैं, वही आइसोटोप है। थोड़ा बहुत याद आए तो 9th वाला, 10th वाला भी थोड़ा बहुत, 4th चैप्टर समझ में आए। तो ये 2-3 लिमिटेशंस है वो उसमें आ सकती है एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें बुक में गिवन नहीं है। ओके, दैट्स इट। ओके, तो कुछ और भी निकलेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें बताते जाऊंगा कि और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंडरस्टूड? तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, बस आज इतना रखते हैं हम, एक क्विक रिवीजन करते हैं हमने क्या किया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने नेम को समझा कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि भाई एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है हमें, कौन के बेस, किसके बेस पे?
सिमिलैरिटीज पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। ओके, तो उसके बेस पे हमें करना है। और उसी में पहला क्वेश्चन, भाई क्यों करना है, क्यों है? तो भाई सबको इंडिविजुअली अगर लर्न करते जाए, स्टडी करते जाए, बहुत टाइम लग जाएगा और फिर उनके कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, इट विल बी हेक्टिक एंड प्रोलॉन्ग्ड situations and studies. So that's why it is better to understand or study them in groups so that classification is needed. Okay, तो वो देखा हमने। फिर हमने स्टार्ट किया भाई ईयर बाय ईयर। 1800 में थे 31, ये याद रखना है। 1865 में 63 जैसे हो गए हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। और अभी है 114, ये भी याद रखना है। ओके, देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया पहले साइंटिस्ट से जो बिलोंग कर रहे थे जर्मनी से, दैट इज डॉबरआइनर। ओके, डॉबरआइनर, हाँ, वो जो भी याद रखो, तुम्हें जो याद रहे वैसे। सो डॉबरआइनर ट्राइड्स, उसमें पूरे ट्राइड्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रह जाए तो गुड, याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले एक याद रख लो, ट्राइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 7, 23, 39, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल देना है, वर्डिंग्स में लिखना है। ओके, सो एक तो बताना ही पड़ेगा। तो ये ट्राइड, तो क्या बोल रहे हैं भाई, ये ऐसा बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली उनको सेट किया। ओके, तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली उनको सेट किया एंड अगर देखा कि फर्स्ट एंड थर्ड का अगर एवरेज निकाला जाए तो सेकंड का जो एटॉमिक मास है उसके जैसा ही आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, एंड प्रॉपर्टीज भी उनकी सिमिलर टाइप ऑफ है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो सॉफ्ट थे और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो रिएक्टिव थे। इतना उन्होंने बताया। ओके, किसने बताया? डॉबरआइनर ने बताया। और साल कौन सा था? 1800 से 1829। 1800 से स्टार्ट किया उन्होंने अपना रिसर्च और 1829 में दे दिया। ओके, देन अब वो गए, जर्मनी गई, अब फ्रांस आई, ऐसा याद रखो, हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत यूज कर लो। सो जर्मनी गए, अब फ्रांस आई, तो फ्रांस मतलब क्या? फ्रेंच साइंटिस्ट हम बात करेंगे शेंकोर्टुआ। ओके, शेंकोर्टुआ, हाँ, कैनकोर्टोइस भी याद रख सकते हो। तो शेंकोर्टुआ, कैनकोर्टोइस ने क्या किया, जितने भी अवेलेबल थे उसको सिलिंड्रिकल फॉर्म में फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने दिया? शेंकोर्टुआ ने दिया फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। ओके, जितने भी अवेलेबल थे उनकी सिमिलैरिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उनको रखा। ओके, इनका ईयर करेक्ट 1862, देन 1865 कौन आया भाई उसके बाद? न्यूलैंड। ओके, तो जो न्यूलैंड भाई साहब आए, अब हम जर्मनी गया, फ्रांस गया, अब ब्रिटेन, ऐसे 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 करके ऊपर जाते हैं। ओके, सो ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, उन्होंने ऑक्टेव बनाया जो सिमिलैरिटी शो करता है बिटवीन फर्स्ट एंड एथ एलिमेंट एंड इट इज अरेंज्ड जस्ट लाइक द टोन ऑफ म्यूजिक। ओके, सा रे गा मा प ध नी, साथ ही लिखना, सा मत लिखना वापस। हाँ, सा से फिर वो कंटिन्यूअस। सो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने लिखा, लेकिन उनकी लिमिटेशंस ये थी, देखो सबने एटॉमिक मास के बेस पे ही किया है अब तक तो काम। उनकी लिमिटेशन ये थी कि कैल्शियम तक ही वो सही साबित हुए, उसके बाद वो गलत हो जाता है। ओके, तो 1865 की बात हो गई। अब आते हैं दो भाई साहब, रशियन साइंटिस्ट दिमित्री मेंडेलीव एंड अगेन जर्मन साइंटिस्ट लॉथर मेयर। हाँ, अब उनकी बात करें तो होता क्या है कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल तो दिया एटॉमिक मास के बेस पे। अगेन ये चीज बतानी रह गई, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था तो वो कॉलम और ग्रुप वाइज बनाया। ये भी पूछा जाता है कितने रोज एंड कितनी कॉलम्स? 7 पीरियोडिक और 18 ग्रुप्स। नहीं, वो तो लेट, अभी इनकी बात कर रहे हैं, मेंडेलीव वाले की बात कर रहे हैं। ओके, मेंडेलीव की बात कर रहे हैं, तो 7 कॉलम्स ये भी पूछा जाता है एंड 9 कॉलम और क्या बना? रो। ओके, सो से ग्रुप्स
these are periods. So 7 groups and 9 periods उन्होंने दिए. और कब दिया था ये? 1905 में. ओके, तो कैसे किया उन्होंने, ये देखो कैसे किया. अगर तुम्हें कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज करो. तो कैसे किया कि भाई ये पहली कॉलम है तो मैं डाल रहा हूं यहाँ पे लिथियम, देन उसके जैसा अब कौन आया तो बोल सोडियम. ओके, तो उसके जैसा आया, कॉलम में लिख रहा हूं. ओके, फिर कौन आया? पोटेशियम. ओके, अब पोटेशियम के बाद सपोज कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर ले लो या मास लो, व्हाटएवर, जो हमारे पास कोई आया वो कैल्शियम है. लेकिन कैल्शियम पोटेशियम के साथ सिमिलरिटी नहीं, उसको बोल हटाओ तुम साइड कर. ओके, फिर वापस गिनते गए फिर आया रुबिडियम. ओके, उससे पहले कोई आया ही नहीं, रुबिडियम से पहले कोई आया ही नहीं कि इनके जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उन सबको भाई दूसरे कॉलम में डालो, लाइक दैट. वैसे उन्होंने किया था. और अगर यही रूल तुम पीरियड वाइज जाओ तो भी सिमिलर है, मतलब सेम है, सही साबित होता है कि भाई जैसे कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, उसके जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दूसरे की, उसके जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ तीसरे की. जब तक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आती जाए तब तक आगे बढ़ते जाओ. 4 5 6, ओ भाई अलग आया, नीचे आ जाओ. फिर वापस सिमिलर आए, जाओ 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 जाओ, वापस अलग आया, रो चेंज करो. तो रो में भी ऐसे करो या कॉलम में ऐसे करो. ऐसे उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया. अंडरस्टूड. और ये पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद जो मेंडेलीव ने बातें की थी वो हमें बतानी है कि भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो वह एटॉमिक मास के ऊपर बेस है, जैसे मैंने अभी बताया 7 ग्रुप्स एंड 9 पीरियड्स आर देयर. और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो एटॉमिक मास के ऊपर बेस तो है. देन वो जो बुक में नहीं है वो मैंने बोला कि नोट डाउन कर लेना. आर्सेनिक, इंडियम एंड सेलेनियम वाली बात तो वो बीच में है, बट एटॉमिक मास के तौर पे बीच में है. ये 76 जो एटॉमिक मास है वो तो गलत साबित हुआ, क्योंकि बाद में जब डिस्कवर किया हमने तो एटॉमिक मास उसका 114 आया, जो उसने बताया था कि एल्यूमिनियम और थैलियम के बीच में होना चाहिए. ये पहली बात. दूसरा, अगेन एटॉमिक मास कम हो वो पहले और ज्यादा हो वो बाद में, लेकिन वो रूल फॉलो ना करके आर्गोन और पोटेशियम में उन्होंने वापस अपनी उनकी जगह चेंज कर दी. किनमें? आर्गोन और पोटेशियम में. तीसरा, सेम वैसा ही कौन सा केस में था? एल्यूमिनियम और नहीं, वो तो लास्ट में आयोडीन एंड टेलुरियम वाला. ओके, सो आयोडीन और टेलुरियम वाला वो भी 6th एंड 7th कॉलम. तो 6th मतलब एटॉमिक मास कम और 7th मतलब ज्यादा, तो आयोडीन 6th में आएगा और टेलुरियम आएगा 7th में. बट नहीं, प्रॉपर्टीज उल्टी आती है, तो भाई उसको डालो वहां पे, इसको डालो यहाँ पर, एक्सचेंज कर दी जगह. भले ही एटॉमिक मास वैलिड ना हो, कोई बात नहीं, हटाओ. ओके, तो उन्होंने प्रॉपर्टीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कंपेयर टू एटॉमिक वेट. ओके, एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, उन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ी थी. उनकी प्रॉपर्टीज भी पहले से बता दी थी. उनका निकनेम भी रख दिया था, जस्ट लाइक एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन. जो जब ढूंढे गए तो वो पता चला कि वो गैलियम और जर्मेनियम ही है, और उन्होंने जो बताया था वही प्रॉपर्टी शो भी करते हैं. अंडरस्टूड? आर्गन और पोटेशियम में क्या था? वही कि आर्गन और पोटेशियम में भी एटॉमिक मास जो पहले हो, जिसका कम हो वो पहले आ जाए और जिसका ज्यादा हो वो बाद में आएगा. लेकिन अगेन वैसा नहीं हुआ और उन्होंने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली उनका नंबर चेंज कर दिया, उनकी डेजिग्नेशन चेंज कर दिया. अंडरस्टूड? एंड व्हाट इज द लॉ? लिमिटेशंस भी तुम्हें याद रखनी है जो मैंने बताई. एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ पीरियोडिटी? लॉ ऑफ ऑक्टेव भी आ गया, और से पीरियोडिक लॉ. ओके, पीरियोडिक लॉ जो किसने दिया है? मेंडेलीव ने. वो क्या था कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट. दैट्स इट. ओके, तो ये जो है वहां तक का तुम्हें पूरा पढ़ लेना है बुक में से. टेबल जो है, टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ट्राइब्स है वो ट्राइब्स तो याद रखने पड़ेंगे. ओके, तो हाँ, हमने ये स्टार्ट किया. ये तुम्हें
पढ़ना तो है ही सब कुछ। इतना ही याद रखो, एक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम वाला, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये न्यूलैंड्स का ऑक्टेव है तो भाई इसके जैसा आ गया सोडियम ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड है, आगे वो वैलिड नहीं है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन ये याद रखना है हमें। अभी मेंडेलीव का जो प्रिडिक्शन था फॉर ए का एल्यूमिनियम विच इज गैलियम एंड ए का सिलिकॉन विच इज जर्मेनियम, वो सही हुआ। कौन सी प्रॉपर्टी सही हुई? और भाई सभी सही हुई। ओके, एटॉमिक वेट सेम, जैसा देखो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 68, आया कितना 70। डेंसिटी किसका है? गैलियम का है, ए का एल्यूमिनियम का है। देन डेंसिटी 5.9 5.94, मेल्टिंग पॉइंट लो तो भाई लो ही है, ऐसा ही समझो। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ये था तो वहां पर भी वही बना। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ये होगा यहाँ पर। तो जैसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 99.99% वैसी ही प्रॉपर्टी आई है। अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए है। एंड देन उन्होंने जो ईयर याद रखना है 1905। तो 1905 में जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था वो तुम्हें गिवन है, ये रहा, लिखा हुआ भी है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, कि मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है ये, विच इज पब्लिश्ड अर्लियर। ओके, अर्लियर पब्लिश्ड हुआ था 1905 में। इसमें तुम देख सकते हो कि 8 आ गए, मैंने 9 लिखवाए हैं। नहीं, मैंने कितने बोले? नहीं, मैंने शायद उल्टा बोला अभी, देखो। हाँ, 7 कॉलम बोला है, 7 कॉलम नहीं है, 9 कॉलम, उल्टा बोला मैंने। ओके, तो वो एक्सचेंज, वो मिस्टेक हो गई। देखो फिर से, क्या जो रोज बोला वो कॉलम है और जो कॉलम बोला वो क्या है? रोज है। तो यहाँ पर तो 8 ही दिख रहा है, लेकिन 8 नहीं, यहाँ पे 0 नंबर भी गिवन है। सो टोटल 9 कॉलम है। हाँ, मतलब जितना भी प्रिडिक्टेड था और जो डिस्कवर्ड हुआ था उनके बेस पे ही बनाया गया है। ओके, तो कितना हुआ है? 9 क्या है? ग्रुप्स। ओके, एंड 7 क्या है? रोज और से पीरियड्स। यस, ओके, तो ये चेक कर लेना। जैसे कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, ये टेबल ऐसा है। ओके, तो 7 एंड 9 ग्रुप्स। अंडरस्टूड? ये पूछा जाता है 1 मार्क में। अभी मैंने 1 मार्क तुम्हारा खा गया था, फिर से दे दिया। ओके, तो याद रख लेना। ओके, 9 ग्रुप्स आर देयर एंड 7 पीरियड्स आर देयर। अंडरस्टूड? तो यहां तक का पढ़ के आना है कल। अंडरस्टूड? और पढ़ना मतलब मोस्ट प्रोबेबली शायद तुम्हें यहीं पे याद रह गया होगा, सब कुछ रह गया है ना। फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, बुक खोल लेनी है और अच्छे से, कि भाई अभी आगे ना पढ़नी पड़े। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो याद रखने के क्वेश्चंस है दैट इज डिफरेंट, बट जो समझने का अभी हम समझ गए हैं। और कुछ भी अगर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन याद रखना पड़ेगा वो बाद में, लेकिन अभी पढ़ लेंगे हम। ओके, क्योंकि हमने अभी पढ़ा तो नहीं ना, जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस किया, और जो बुक में नहीं है और पूछा जाता है वो सब भी मैंने तुम्हें बताया, तो वो उसका अलग से याद रखना पड़ेगा, वो एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। अंडरस्टूड? तो ये फर्स्ट लेक्चर था, आज इतना रखते हैं, बाकी कल। ओके, हाँ, यही है।